नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अज्ञे जी की काफ़ी चर्चित उपन्यास शेखर एक जीवनी का पहला भाग उत्थान का द्वितीय खंड बीज और अंकुर। शेखर का जीवन बहुत सूना हो गया था और इसलिए जीवन में जो कुछ आता था वह मानो उसके रस की अंतिम बूंद तक निचोड़ लेना चाहता था। हंसी की बात होती तो आवश्यकता से अधिक हंसता था, घूमने निकलता तो पागल कुत्ते की तरह दौड़ता था, लड़ता तो लड़ाई का कारण भूल जाने पर भी विरोध बनाए रखता। उसके जीवन में इससे एक झूठी तेजी आ गई थी, गति का एक भ्रम, जबकि वास्तव में वह निश्चल खड़ा था। खंडहरों से घिरे हुए टीले की एक चोटी पर शेखर खड़ा था और उसके पैरों के पास उसका कुत्ता। चारों ओर फैले हुए अरहर के खेत थे। कभी हवा का झोंका आता तो अरहर की चोटियां कुछ झुक जाती और फिर सीधी हो जाती, मानो हरी वर्दी पहने हुए बहुत से सिपाही पहरा देते देते एक साथ ही ऊख गए हों और फिर जागकर सावधान खड़े हो गए हों। कुत्ते का नाम था तैमूर। शेखर उसे विशेष प्यार नहीं करता था, किंतु कुत्ता सदा उसके पीछे रहता था। न जाने क्यों उसने शेखर को अपना स्वामी मान लिया था। शेखर के खड़े खड़े ही कुत्ते ने शायद दूर कुछ देखा और सीधा नीचे अरहर के खेतों की ओर भागा। पीछे पीछे शेखर भी भागा। उसे कुछ करने की भीतरी प्रेरणा तो कोई थी नहीं, बाहर से जो धक्का उसे लगता उसी के आगे वह बह जाता था। हाथों से अरहर के पौधों में से रास्ता बनाते हुए शेखर ने देखा कि तैमूर क्यों भागा आया था। बहुत से बटेर अनेक दिशाओं में भागे जा रहे थे और तैमूर कभी एक के पीछे कभी दूसरे के पीछे दौड़ा फिरता था, पर पकड़ किसी को नहीं आता था। जिधर जिधर तैमूर भागता उधर उधर शेखर बहता। अरहर नीचे नीचे बहुत घने हो गए। शेखर कंधे बढ़ाए, सिर झुकाए, हाथों में उन्हें चीरता हुआ बौराए सांड की तरह बढ़ने लगा, फिर भी तैमूर का साथ नहीं पा सका। उसकी कमीज के चिथड़े हो गए, बाहें और टांगें भी छिल गई, मुंह खरोच गया, पर बटेर कोई हाथ न आया। पर अपने कुत्ते से भी अधिक ढीठ शेखर बढ़ता ही गया। उसके नंगे पैर भूमि पर रक्त की लाल छाप छोड़ते हुए चले, पर अभी बटेर कोई हाथ नहीं आया था। तैमूर ने उकता कर खेल छोड़ दिया, हार मान ली। शेखर भी झक मार कर रह गया। खंडहरों के ऊपर सूर्य स्वर्ण बरसाता हुआ डूब रहा था। घर के पथ पर शेखर खून से लथपथ थका हुआ सिर झुकाए चला जा रहा था और सदा आगे रहने वाले तैमूर उसके पीछे पीछे मुंह लटकाए जा आ रहा था। बटेर कोई हाथ नहीं आया था, लेकिन खेल हो गया था, दिन बीत गया था। फिर अरहर के खेत, फिर आगे आगे शेखर और पीछे पीछे शेखर का कुत्ता तैमूर। अब तैमूर ही शेखर का भाई है, गुरु है, साथी है और सेवक है। शेखर की माँ सरस्वती को लेकर अपने पिता के गांव गई हुई है और शेखर पर किसी का नियंत्रण नहीं है। शेखर निरुद्देश भटक रहा है, लेकिन उस उद्देश्यहीनता में एक प्रतीक्षा है। शेखर गणेशी की बाट देख रहा है। गणेशी जात का डोम है। शेखर के पिता की देखरेख में कुली का काम करता है। छुट्टी के समय वह आतिशबाजी तैयार करता है। इसी नाते वह शेखर का मित्र है, क्योंकि वह बहुधा शेखर को साथ ले जाता है और उसके सामने चीज़ें तैयार करता है, बारूद बनाता है, अनारों में भरता है, पटाखे लपेटता है और साथ साथ शेखर को बताता भी जाता है कि सोरा, गंधक, कोयला अलग अलग कूटने चाहिए और मिलाते समय लकड़ी की चीज़ें काम में लानी चाहिए कि आग न लग जाए, और छछूंदर लपेटने के लिए कागज को सोरे और सिरके के घोल में भिगोकर सुखा लेना चाहिए। कभी वह शेखर के आग्रह करने पर उसे बारूद कूटने भी देता है और कभी कभी पटाखे उसे दे देता है। उनकी दोस्ती इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी शेखर पिता से कहकर गणेशी की को छुट्टी दिला देता है और साथ घूमने ले जाता है।
आज उसकी प्रतीक्षा यूँ हुई कि शेखर ने उसे एक गोह लाने के लिए भेजा था। गणेशी ने ही उसे बताया था कि गोह कैसी भी दीवार चढ़ सकती है और उसके चिपक जाती है। अगर कोई उसकी धूम पकड़कर लटक जाए तो भी नहीं छोड़ती, बल्कि पुराने ज़माने में लोग उसकी धूम में रस्सी बांध कर सारे किले की दीवारें फांदा करते थे। यह सुनकर स्वाभाविक ही था कि शेखर गोह देखना चाहता। जब गणेशी ने बताया कि गोह जिंदा नहीं आ सकती क्योंकि उसका कांटा जहरीला होता है, तब शेखर की आज्ञा हुई कि गणेशी उसे मार कर ले आए। शेखर अरहर का खेत पार करके निकला तो देखा सामने से गणेशी चला आ रहा है। दुबला पतला काला भूत, एक हाथ में लाठी लिए और दूसरे में दुम पकड़कर मरा हुआ गिरगिट सा लटकाया। पास आते ही बोला, बबुआ यह लो गोह। शेखर थोड़ी देर उसकी ओर देखता रहा। उसे कुछ निराशा सी हुई। यही है गोह। फिर वह बोला, इसकी चमड़ी उतारो, हम रखेंगे। गणेशी ने हंसकर बताया कि गोह की चमड़ी बहुत पतली होती है, खाल नहीं उतर सकती। पर शेखर उनकी बातों में आने वाला नहीं था। खाल चीते की भी उतर सकती है, वह नित्य एक पर बैठता है। तब गोह की क्या बिसात। बोला, हम जो कहते हैं उतारो। गणेशी ने देखा मानना पड़ेगा। उसने एक चाकू निकाला और गोह का पेट चीर डाला। शेखर कुत्ते को पकड़ कर खड़ा रहा। आधे घंटे में खाल खिंच गई। शेखर ने कहा, इसे धूप में सूखने डाल दो, सूख जाएगी तब धो लेंगे। गणेशी ने कुछ कहे बिना मुस्कुराकर उसे सूखने के लिए फैला दिया। 3 दिन बाद वहाँ जो शेखर ने देखा वह कहने की जरूरत नहीं है। जब गणेशी ने हंसते हुए पूछा, बबुआ तुम देख आए वह गोह की खाल सूख गई है कि नहीं? तब उसने विस्मय दिखाते हुए कहा, कैसी खाल, कौन गोह? बुद्धिमान गणेशी मुस्कुराकर चुप हो गया। शेखर ने नोट किया कि चमड़ी सभी की होती है, लेकिन चीता चीता है और गोह गोह। जिस घर का शेखर रहता था उसके साथ आमों का एक बगीचा था। आम देसी थे और घटिया किस्म के। केवल एक वृक्ष कलमी आमों का था। उन दिनों आम पकने को हो रहे थे। शेखर रोज जाकर उन्हें ललचाई आंखों से देखता था और उस दिन की कल्पना किया करता था जब वे पेड़ों पर न होकर उसके हाथों में होंगे। एक दिन अकेले वृक्ष पर कुछ पके से आम देखकर शेखर ने माली से कहा, हमें आम दो। लेकिन माली को सर्वथा उचित मांग से सहानुभूति नहीं हुई। बोला, बबुआ कल तो तोड़ूंगा वो आम और डाली लगाकर साहब के पास ले जाऊंगा। साहब के पास? शेखर को यह सरासर अन्याय लगा कि आमों को चाहने वाले शेखर से छीने जाकर वे आमों की उपेक्षा करने वाले उसके पिता के पास जाए। बोला, देते हो कि नहीं? नहीं बबुआ। शेखर स्वयं पेड़ पर चढ़ने लगा। माली दूर खड़ा हंसता रहा क्योंकि वह जानता था कि यह शेखर पेड़ पर क्या चढ़ेगा लड़का। लेकिन शेखर के हाथों पैरों में क्रोध का बल था। वह ऊपर पहुंचा, आराम से एक डाल पर बैठा और चुन चुन कर पके आम खाने लगा। माली की मुस्कान चिंता में बदल गई। उसे देखकर शेखर के सारे आम खा डालने का निश्चय और भी पक्का हो गया। पर पेट ने साथ नहीं दिया। तब शेखर ने कच्चे अधकच्चे पके सब प्रकार के आम तोड़ तोड़ कर मुंह में जूठे कर करके इधर उधर फेंकने आरंभ किए। प्रत्येक आम फेंकते हुए वह चिल्लाकर माली से कहता जाता, यह लो और यह लो और यह लो। माली यह नहीं सह सका और शेखर को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। उसे आते देखकर शेखर ने कहा, आओ आओ, बेशक आओ, और ऊपर चढ़कर एक डाल के बिल्कुल सिरे पर ऐसा जा बैठा कि तनिक और भार पड़ने से वह टूट जाए। माली ने पुकारा, लौट आओ नहीं तो गिरोगे। नहीं, तुम आओ, पकड़ो, देखूं मैं भी। और कुछ और आगे सरक गया। माली डर गया। बोला, बबुआ उतर आओ, ईश्वर के वास्ते उतर आओ। तुम उतर जाओ, नहीं तो मैं और आगे जाता हूँ। माली उतर गया, वहाँ से चला गया। शेखर धीरे धीरे नीचे उतरा। वह अभी भूमि पर पहुंचा नहीं था कि उसने देखा माली के साथ पिता चले आ रहे हैं। वह दार्शनिक हो गया था।
उसने एक बार अपने गिराए हुए आमों की ओर देखा, फिर तैयार होकर खड़ा हो गया और मन ही मन गणित का एक सवाल करने लगा कि कितने आम की थप्पड़ या कितने थप्पड़ की आम पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। यह संभावना विचार में लाने की नहीं थी, लेकिन थप्पड़ नहीं पड़े। पिता ने सारी कहानी सुनकर हंस दिया। शेखर से बोले, तुमने खाए सो खाए फेंके क्यों? और माली से कहा, तुमने उसे क्यों कहा कि मेरे लिए डाली बनानी है, इसलिए नहीं मिलेंगे। यह एक अवसर था कि जब शेखर मार की आशा की और हंसी पाई। प्रायः उससे उल्टा ही हुआ करता था। फिर भी पिता के लिए शेखर के हृदय में अपार स्नेह था। शेखर के पिता ने नया मकान ले लिया पटना शहर में, गंगा के किनारे पर। अब शेखर का मुख्य काम है अपने बगीचे में से केले के पेड़ काटना और उनके स्तंभों पर लेटकर गंगा में बहना। उसे बहना ही कहना चाहिए, क्योंकि तैरना अभी तक सीखा नहीं। कई बार स्तंभ पर से फिसलकर उसने गोते खाए हैं, लेकिन सदा ही किसी ने उसे देखकर घसीट निकाला है। पिता के बहुत मना करने पर भी वह यह आदत नहीं छोड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी नदी पर अकेले बिना हाथ पांव हिलाए बहने के विचार में सामर्थ्य का कुछ ऐसा आकर्षक अनुभव है कि शेखर उसका मोह नहीं छोड़ सकता। उसने 3 स्तंभों को बांधकर एक नाव बनाई, गंगा में उसे ले जाकर उस पर सीधा लेटकर हाथ से उसे धार में खे कर ले गया और फिर हाथ समेटकर निश्चल कभी इधर कभी उधर देखने लगा। दोनों किनारे धीर गति से प्रवाह से उल्टा दिशा में चलते हुए जान पड़ रहे थे। बहुत देर उनकी ओर देखकर शेखर आकाश की ओर देखने लगा। वर्षा हो चुकी थी। बादल के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर भागे फिरते थे, कभी एक दूसरे से भिड़कर एक हो जाते थे, कभी देखते देखते आकाश की प्रगाढ़ नीलिमा में घुल जाते थे। ओह, कितना सुंदर था उस प्रकार उस विस्तीर्ण नीलाकाश में घुलकर लुप्त हो जाना। शेखर ने भूले हुए सा सोचा, ऐसे मरूंगा जहाँ बाधा नहीं होगी। बाधा उसे लगा जो जीवन वह जी रहा है वह बाधा के अतिरिक्त कुछ नहीं है ही नहीं। आज उसे मौका मिला है उसके बंधन से निकल भागने का। आज वह 3 कटे हुए वृक्षों का सहारा लेकर उस सुदूर देश में जा रहा है, जहाँ गंगा जाती है, जहाँ वह समुद्र में मिल जाती है, जहाँ सूर्यास्त के सोने का टापू है और जहाँ नीलिमा में घुल जाने वाले बादलों से बने हुए सूत के वस्त्र पहनने वाली राजकन्या रहती है। शेखर उसके पास जाएगा और उससे कहेगा, मैं शेखर हूँ, मैं बंधनों के देश से आया हूँ। और वह उसे अपने पास बिठा लेगी और कहेगी, यहाँ तुम आबाद हो, उस सीरीज के फूलों के महल में तुम रहोगे और जो चाहो करोगे। पर शायद राजकन्या उसे नहीं देखेगी। वह बंधनों के देश के एक मामूली लड़के से क्यों मिलने लगी? वहाँ और भी तो लोग होंगे, और भी कन्याएं होंगी। उस बाधाहीनता के देश में कोई भी क्यों राजकन्या से कम होगी? शेखर ने आंखें बंद कर ली। फिर उसे ध्यान आया, अरे वह देश तो बड़ी दूर है, जहाँ पहुँचने में तो दिनों लग जाएंगे। गंगा इतनी धीमी बहती, लेकिन चिंता जहाँ बस कर सके उस दशा में वह परे निकल गया था। आकाश की मुक्त वातावरण की अबाध विशालता उसके प्राणों में भर गई थी। वह स्वयं आबाद था, विशाल था, मुक्त था और यथार्थता पीछे थी। उसके मन में कविता की एक पंक्ति आ गई, अंग्रेजी में, ओ मदर गंगेज वेस्ट एंड स्लो, मंद गति और विशाल माँ गंगे। और वह धीरे धीरे बड़ी मेहनत से पंक्ति जोड़कर कविता पूरी करने लगा। जिस क्षण में शेखर को मालूम हुआ कि कविता पूरी हो गई है, उसी क्षण में उसने यह भी अनुभव किया कि उसकी पीठ कंठ से अकड़ गई है और उसके हाथ सफ़ेद सुन्न पड़ रहे हैं। उसने जाना कि वह घर से बहुत दूर वह आया है। घबराहट यथार्थता के संसार में है। उस सूर्यास्त के सोने के टापू के पथ पर नहीं, शेखर के धीरे धीरे अनैच्छिक सी क्रिया से अपने को किनारे की ओर खेने लगा।
जब किनारे लगा तब किसी तरह सूखी भूमि पर आया और धूप के औंधे लेट गया। जब वह नींद से उठा तब सूर्य ढल गया था। वह उठा और मादा सा घर की ओर चल पड़ा। जब घर के पास पहुंचा तब चाँद निकल रहा था और घर में बिल्कुल सन्नाटा था, यद्यपि बत्तियां जल रही थी। घर के भीतर घुसते ही उसने देखा बरामदे में माता पिता खड़े हैं, स्थिर दृष्टि से बाहर देखते हुए, और मानो एकाएक बूढ़े हो गए। इतनी झुर्रियाँ उसके मुंह पर पड़ी हुई थी। शेखर को देखते ही वे खिंचे हुए चेहरे कुछ ढीले पड़े। माँ की आंखों में आंसू आ गए और पिता एकदम से लौटकर ऊपर चले गए। उनके पीछे पीछे शेखर ने जाकर देखा घर में कोई नहीं है। यह उसे दूसरे दिन मालूम हुआ कि उसे खोजने के लिए लोग लालटेन लेकर नदी के किनारे बहुत दूर तक पहुंच गए हुए थे। घर पर किसी तरह पता लगा था कि वह अकेला केले की नाव पर बैठकर बह गया है और घर में खलबली मच गई थी। यह सब समाचार सुनकर शेखर अपने को इतना भूल गया कि उसे बहुत चेष्टा करने पर भी वह कविता याद नहीं आ सकी जो उसने गंगा के वक्ष पर लिखी थी। केवल स्मारक सी पहली लाइन ही उसके मन में रह गई, ओ मदर गंगे वेस्ट एंड स्लो, जो बहुत दूर है, जिस पर पहुंचने में बहुत दिन लगते हैं। बहुत से ऐसे दिन जिसमें पहले ही कुछ घंटों में पीठ अकड़ जाती है और हाथ शून्य पड़ जाते हैं। वो सूर्यास्त के सोने के टापू पर कैसे पहुंचा जाए, कैसे देखा जाए उस राजकन्या को जो उसे शिरीष के फूलों के महल में रखेगी और अपने पास बिठाएगी। शेखर जानता है कि वह कभी नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानता है कि इसका होना जरूरी है। उसके जीवन में शून्य को भरने के लिए अवश्यमेव कुछ होना चाहिए। और विवश वह सोचा करता है कि क्यों नहीं कोई ऐसी घटना होती जिससे वह टापू कहीं निकट आ जाए। जब वह सैर करने जाता है तब इतनी गाड़ियां उसके पास से होकर जाती हैं, क्यों नहीं किसी में से वह राजकन्या झांक कर कहती, शेखर चलो मेरे टापू में जहाँ बाधा नहीं है। राजकन्या ने न सही, जब वह मैदान में घूम रहा होता है तब वहाँ इतनी लड़कियाँ खेल रही होती हैं, क्यों नहीं उसमें से कोई छिपी हुई टापू वासनी आकर उसे बुलाती, आओ तुम हमारे आबाद खेल में शामिल हो। इतना भी न सही, क्यों नहीं जब वह राह चलता ठोकर खाता है तब कोई इसी संसार की लड़की उसके पास आकर स्नेह से उसे कहती, आओ शेखर, मैं और कुछ नहीं कर सकती पर तुम्हारे इस एक रस जीवन में कुछ नयापन ला सकती हूँ। या सिर्फ इतना ही उससे पूछती, चोट बहुत तो नहीं लगी क्या? वह छिपकर सुंदर कागज पर रंग बिरंगी फूल पत्तियां बनाता और उनसे घिरे हुए स्थान में पत्र लिखता, किसे वह स्वयं नहीं जानता, लेकिन अपने हृदय की सारी भूख वह उस पत्र में भर देता और उस अज्ञात के स्वप्न की सारी विहलता वह लिखता। वो कल्पित, वो अज्ञात जिसे वे मन में भी नहीं देख पाता। तुम इस पत्र को पढ़ोगी और समझोगी मैं शेखर हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं जाने कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ, तुम्हारे ही लिए हूँ। तुम दिव्य लोक में हो, लेकिन क्या दिव्य लोक भी तुम्हें उसी तरह मांगता है जिस तरह मैं, वो अज्ञे, वो अकल्पनीय। तब वह पत्र को एक लिफाफे में बंद करता, उसके कोने में अपना पूरा पता लिखता और एक लकड़ी के साथ उसे बांध कर गंगा में बहा देता है कि डूब न जाए, और कई दिन तक प्रतीक्षा में रहता है कि कोई उसे पढ़ेगी और फिर उसे उसका उत्तर मिलेगा। न सही स्वप्न लोक की कन्या से कम उसकी अपरिचित किसी का तो हो हीगा। और जब कई दिन तक कुछ न होता तब वह दूसरा पत्र लिखता और दूसरी तख्ती के साथ भेजता कि कहीं पहला डूब न गया हो। और कभी कुछ न होता और उसके विश्वास में कमी न होती। कभी कोई तब पहले वह खिड़की के या किवाड़ के शीशों से जिनसे प्रकाश आ रहा होता है और जिन्हें इसलिए वह बाहर की राह समझती है, जा टकराती है, फिर और टकराती है, फिर हार कर वह कमरे के 1-2 चक्कर काटती है और फिर वहीं लौट कर आती है और शीशे पर सिर पटकती, विवश पंख फड़फड़ाती है, गिर गिर कर भी नहीं गिरती,
वही दशा शेखर की थी। मुक्ति की खोज में पहले वह उन वस्तुओं में उलझा जो स्थूल थी, जिन्हें वह देख सकता था, और उनसे हारकर वह कल्पना के क्षेत्र में गया। वहां से निराश होकर वह फिर यथार्थता में, स्थूल और प्रत्यक्ष में लौट आया। शेखर के पिता मियादी बुखार में बीमार पड़े थे और ईश्वर दत्त कभी कभी टेलीफोन पर डॉक्टर को बुलाया करता था। इसी से शेखर ने टेलीफोन के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। उसे जान पड़ रहा था कि जो उसे अन्यत्र नहीं मिला वह टेलीफोन द्वारा शायद मिल जाए, क्योंकि टेलीफोन में नयापन था, रहस्य था। पिता बीमार थे, इसलिए जब दफ्तर बंद होता था तब जमादार सब दरवाजे बंद करके चाबी शेखर को दे देता था कि पिता के पास पहुंचा दे। वह चाबी दफ्तर की नहीं, शेखर के रहस्य लोक की चाबी थी। करीब 5 बजे थे, दफ्तर बंद हो गया था, चाबी शेखर के हाथ में थी। जमादार चला गया था। शेखर ने दफ्तर का द्वार खोला और सीधा पिता के कमरे में गया। टेलीफोन का रिसीवर उठाकर सुनने लगा। उन दिनों वहाँ ऑटोमेटिक एक्सचेंज नहीं था। एक्सचेंज से स्वर आया, नंबर। शेखर ने एक दवाइयों की दुकान का नंबर दे दिया। फरमाइए, आपके पास थर्मामीटर है, क्या कीमत है? सबकी अलग अलग कीमत बताइए। अच्छा, और डॉक्टरी दस्ताने कैसे हैं? आपकी सूची पत्र भी है जो? हाँ, आपके पास भिजवा दें। हाँ, किस पते पर भेजना होगा? इस पर की आशंका शेखर को नहीं थी। उसे यह बताया गया था कि जिसे फ़ोन किया जाए उसे करने वाले का नंबर तब तक नहीं ज्ञात होता जब तक कि स्वयं न बताया जाए, और इसी विश्वास के आधार पर उसने फ़ोन करने का साहस किया था। यह प्रश्न सुनकर वह एकाएक घबरा गया, समझ नहीं पाया कि क्या कहे। बोला, दफ्तर के पते पर, और रिसीवर लटका कर भाग गया। दूसरी बार शेखर ने फिर चाबी प्राप्त करके दफ्तर खोला और टेलीफोन पर जाकर बैठ गया। अब कि उसे फायर स्टेशन को पुकारा। वह यह देखना चाहता था कि उसके भाइयों ने जो उसे बताया था कि टेलीफोन करने के बाद 5 मिनट के अंदर फायर इंजन पहुंच जाता है, वह ठीक है या नहीं। उसने चिल्लाकर फ़ोन में कहा, फायर कम एट वंस, आग जल्दी आओ। यह भारी सी आवाज़ ने पूछा, कहाँ? एकाएक शेखर की अपनी करतूत का फल का ध्यान आया और वह डर गया। उसने रिसीवर मेज पर रखा और जल्दी से दफ्तर का दरवाज़ा बंद करके चाबी दे आया। दूसरे दिन एक्सचेंज की रिपोर्ट आई कि फ़ोन का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिता ने सबसे पड़ताल की, लेकिन मौन के सिवा कोई उत्तर नहीं पाया। बात वहीं समाप्त हो गई। उस दिन से जमादार स्वयं चाबी पिता तक पहुंचाने लगा। शेखर पतंग उड़ाने लगा। पतंग उड़ानी उसे आती नहीं थी, लेकिन यह उसके पथ में विघ्न नहीं था। इससे तो उसका आकर्षण बढ़ता ही था। और फिर पतंग उड़ाने में एक दूसरा मज़ा भी था कि वह शेखर को मना थी। शेखर के पिता कहते थे कि यह खतरनाक खेल है। पतंग उड़ाते उड़ाते कई लड़के कोठे पर से गिर पड़ते हैं। शेखर का पतंग उड़ाने का ढंग यह था कि वह घर के बगीचे में किसी को बुलाकर कहता कि पतंग उड़ा दो। जब वह खूब ऊंची उड़ जाती तब चरखड़ी अपने हाथ में ले लेता और डोर को झटक कर नाचती हुई पतंग को देखकर अपने को विश्वास दिला देता कि वही उड़ा रहा है, अतः उसी ने उड़ाई है। उसे आज्ञा थी कि पिता के पास बैठे और समय समय पर दवा पिलाया करे। इसलिए नहीं कि वह इस काम में विशेष दक्ष था, इसलिए कि उसके पिता उसे अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन पतंग उड़ाने में वह सब भूला हुआ था। पिता के चरपाई ने आकर विघ्न डाला। शेखर बाबू, ऊपर आओ, साहब बुलाते हैं। ठहरो, हम जरा पतंग उड़ा लें, कहकर शेखर उसे भूल गया। चलो शेखर बाबू। मिनट भर बाद चपरासी फिर बोला, ठहर जाओ, कह तो दिया। चपरासी बार बार कहने लगा, जाओ जाके कह दो कि हम पतंग उतार कर आएंगे। चपरासी चला गया और थोड़ी देर में लौट आया। शेखर बाबू, साहब का हुक्म है कि नहीं आए तो पकड़ ले आओ, चलो। चपरासी ने एक दूसरे नौकर को बुलाकर पतंग की डोर तोड़कर उसके हाथ में दे दी कि वह उतारे, और शेखर को उठाकर ले चला। शेखर की टांगें ही मुक्त थी। वह उन्हें पटकने लगा, लेकिन वे हवा से टकरा कर रह गई।
तब उसने सारा जोर लगाकर अपनी पकड़ी हुई बाहों को झटका। वह छूट गई और जाकर चपरासी की नाक पर लगी। चपरासी ने उसे झट से जमीन पर रख दिया जैसे बर्रे ने काट खाया हो, और चीखता हुआ ऊपर भागा क्योंकि नाक से खून छूट रहा था। आधी सीढ़ियां चढ़ा हुआ शेखर जंगले से सटकर खड़ा हो गया। इस आकस्मिक घटना का क्या फल होगा, यह सोचकर वह स्तब्ध हो गया। पिता इतने सख्त बीमार हैं, चारपाई पर हिल नहीं सकते, लेकिन उनका क्रोध। तभी शेखर ने देखा उसके पिता सीढ़ियों पर उतर रहे हैं। हाथ में एक छड़ी, हाथ कांप रहा है। दीवार पर कूहनी टेक कर संभल संभल कर पैर बढ़ाते हैं, और दुबले कितने हो गए हैं। और उनकी आंखें न इधर देखती है न उधर, न छत की ओर न सीढ़ी की ओर, केवल शेखर पर स्थिर है। और उनके पीछे सीढ़ियों के ऊपर स्वस्तिक खड़ी है, जिसका मुख ऐसा हो रहा है कि पहचाना नहीं जाता, और उसकी मौन विस्फारित आंखें शेखर की आंखों पर जमी हुई कुछ कहना चाहती है, कुछ कह रही है जो वह मुंह से नहीं निकाल सकती। शेखर ने जान लिया है कि उसे वहीं खड़े रहना है, हिलना नहीं है, सिर नहीं उठाना है, प्रतिवाद नहीं करना है, अपनी रक्षा नहीं करनी है। वह खड़ा रहा। 6 बार छड़ी उठी और गिरी। 6 बार शेखर के शरीर में एक रोमांच सा हो आया, पर वह हिला नहीं। छड़ी रुक गई। पिता ने एक तीखी दृष्टि से शेखर के मुंह की ओर देखा। केवल चपरासी वहां खड़ा रह गया, जिसे यह घटना समझ नहीं आई, लेकिन जो न जाने क्यों लज्जित हो गया। शेखर ऊपर नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद जब सरस्वती ने आकर कहा, शेखर चपरासी को कहो डॉक्टर को ले आए, तब वह नहीं पूछ सका कि क्या हुआ है। 2 घंटे बाद पिता ने शेखर को ऊपर बुलाया। सुलह करने के लिए वे कभी क्षमा नहीं करते। क्षमा छोटे को किया जाता है। जिस प्रकार क्रोध में वे छोटों को छोटा नहीं समझते, उसी प्रकार क्रोध के उतरने पर भी कितनी स्वच्छ एहसास भाव से मुक्त, कितनी विशाल सर्वव्यापी होती है उनकी उदारता। इसलिए शेखर पिटकर भी उन्हें पूछता है, जैसे माँ को कभी नहीं पूछ सकता। माँ जो पीटती नहीं, पर जो क्षमा देती है, अनुग्रह की चक्की में पिसकर। शेखर को अनुमति मिली कि नाटक देखाए। गांव की एक नाटक मंडली है जो साल में 2 बार खेल करती है, होली के दिनों और दशहरे के दिनों। शेखर के पिता बड़े आदमी हैं, उस गांव के पड़ोस में रहने वाले सबसे बड़े आदमी, इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी आशीर्वाद पूर्ण अनुमति मांगकर खेल किया जाए। वे स्वयं तो नहीं जाते, किंतु सत्य हरिश्चंद्र का खेल है, इसलिए लड़कों को जाना मिल गया। एक फूस की टड्डियों से घेर कर बनाए गए थिएटर हॉल में सबसे अगली कतार में भाइयों के साथ शेखर बैठा है। जब पर्दा उठता है और 20 फुट लंबे और 10 फुट चौड़े इंद्रलोक का दृश्य सामने आता है, तब शेखर को लगता है कि वह अवश्य में उसके टापू के निकट कहीं होगा। दृश्य आते हैं और चले जाते हैं, और शेखर की विवेक बुद्धि को, विवेचन शक्ति को साथ ले जाते हैं। वह मुग्ध विश्वासी परिणत बैठा रहता है और देखता जाता है दुनिया से कुछ ऊपर, जहाँ जीवन में से जीवन का अभिनय अधिक यथार्थ है। उसके सामने रहता है एक बड़ा भारी संघर्ष, एक मौलिक विरोध, और अपने मरते हुए पुत्र के लिए माँ का मिलाप। जब मरता हुआ रोहित अपने साथियों से जाकर कहता है, माता को हाल सुनाओ, सांप ने मुझको डस लिया, हाय गजब सितम गजब, तब उसे विरति नहीं होती, हंसी नहीं आती, उसका गला भर जाता है और वह रोने लगता है, बहुत चुपचाप कि कोई उसकी यह पराजय देख न ले। खेल समाप्त हो जाता है और वे घर की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन शेखर भाइयों का साथ नहीं सह सकता। वह अलग चलता है। न देखता हुआ, भरा हुआ, असंतुष्ट उस अंधियारे युग में जुगनुओं की तरह एक दृश्य चमक जाते हैं, लेकिन सब दृश्य ही है, सब आकर चले ही जाते हैं, अस्थाई कुछ नहीं है सिवाय उस असंतोष के जो प्रकट होकर भी बढ़ता है, दबकर भी बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। तितली फिर चक्कर काटने लगी, लेकिन कहाँ है वह आबाद की खिड़की, कहाँ है वह मुक्ति का मार्ग। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की
चेष्टा करने लगा और बह नहीं पाया। तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। उधर विदेशी कपड़े उतार रख दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े इसके पास नहीं थे कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस पर तक पहुंचती, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी। लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दी। फिर लैंप लाकर उस पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, जहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई, और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आहान भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी है कि वह सौ से अंग्रेजी बोलना चाहता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु, जिसके साथ उन्हें दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को अपने सख्त धक्का लगा। जिसे मैं घृणित समझता हूँ, उसी विदेश को माँ कहने को बाध्य हो। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा, जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके साथ नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपति गांधी हैं और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। और सत हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर नाटक का अंतिम दृश्य था। स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना एक नाटक, यह अमूल्य रत्न, किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहाँ वह जाता, उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती थी, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है।
स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने शेखर के पिता एक दिन दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर समा रहकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर के उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रोब में कहा, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठी भी रहा था कि यह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतनी जानता नहीं। पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते? शेखर को और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और शेखर उत्तर देने से या उत्तर न देने का गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, तुम्हारे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया, नहीं, कहीं नहीं है वह बात, कहीं नहीं है छुटकारा, कहीं नहीं है मुक्ति, न बुद्धिमत्ता में, न बेवकूफ़ी में, न एकांत में, न साथ में, न कविता में, न नाटक में, न काम में, न निठल्लेपन में, न घृणा में, न प्यार में, इस विशाल आतताई उदार पिता के प्यार में भी नहीं। शेखर के पिता लंबे कद के, गौरवर्ण, गठे हुए और उद्यमी शरीर के थे। उनकी तीखी आंखें, बंकिम नाक, मोटा किंतु दबा हुआ अधरोष्ठ उनके उस अभिमानी और गुस्सैल आर्यत्व का परिचय देते थे जिसे केवल किसी प्रागैतिहासिक काल में एक लोलुप लुटेरी बर्बर जाति भारत में घुसी थी और यहाँ प्रभुत्व जमा कर बैठ गई थी। स्वभाव तब वे उदार थे, लेकिन एक दो चार चोट खाकर वे शक्की स्वभाव के हो गए थे। और जब कोई आहत होकर शक्की होता है तब संसार में शक से मुक्त कुछ नहीं रह जाता। इसलिए स्वयं ईमानदार होकर वे सारे संसार को बेईमान और उठाईगिरी समझते थे। मानो निरंतर अपने मन से कहते रहते हो, देखो तुम ईमानदार थे तभी तुमने धोखा खाया। यह बेईमानों का संसार है, यहाँ किसी का विश्वास नहीं करना। और इसीलिए मन में मैल रखने वाले न होकर भी वे सदा हर एक की बुराई पर विश्वास कर लेने को तत्पर रहते थे। बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता था, देखिए, मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पक्षपात लेकर चलता ही है, प्रेजुडिसेड होता ही है। तब क्यों न हम संसार को अच्छा ही समझ कर चलें। तर्क सिद्ध तो कोई भी बात नहीं है, पर एक से हम प्रसन्न तो रह सकते हैं, आराम से जी तो सकते हैं, हर वक्त कांटों के बिस्तर पर तो नहीं पड़े रहते। पर पिता उत्तर देते थे, तुम बच्चे हो, तुम्हें पता क्या है, तुम ही न 10 पैसे की सीटी क्या ने 8 आने दे आए थे। शेखर कहता, मान भी लीजिए मैंने दे आया, लेकिन मैं अभी तक प्रसन्न हूँ। अभी तक सीटी की याद मुझे खुश करती है और आपने 8 आने नहीं गंवाए, फिर भी आप अभी तक वह बात मन में रखे हैं। यह इसलिए न कि आप किसी पर विश्वास नहीं करते। और पिता यह कहकर टाल जाते थे कि तुम निरे आदर्शवादी हो, कभी सीखोगे।
वे आर्य थे, इसलिए बल को, सामर्थ्य को आदर की दृष्टि से देखते थे। शायद इसीलिए उन्हें साहब कहलाना अच्छा लगता था। यद्यपि साथ ही उनके अभिमान ने उन्हें हैट कभी नहीं पहनने दिया। वे सदा पगड़ी ही बांधते रहे। शेखर को कई बार याद आता था, एक बार उसने पिता ने एक कुली को इसलिए पीट दिया था कि उसने उन्हें साहब न कहकर बाबू संबोधन किया था। वे वही पिता थे जिन्होंने एक दूसरे अवसर पर अपने किसी अफसर को मिलने जाने से इसलिए इनकार कर दिया था कि उसके निमंत्रण में कुछ इस भाव की बू थी कि तुम मिलने आ सकते हो, यद्यपि मैं चाहूँ तो तुमसे भी न भी मिलूं। इस सामर्थ्य की उपासना का एक रूप यह भी था कि उन्हें यह अनुभव करना अच्छा लगता था कि उसके पास शक्ति है। इसी भावना से वे कई बार अपने बच्चों के खेल में दखल दिया करते थे। वे यह नहीं चाहते थे कि बच्चे न खेलें या न पढ़ें या ऐसा न करें वैसा न करें। वे यह चाहते थे कि खेले तो इसलिए कि उन्होंने कहा, पढ़े तो इसलिए कि उन्होंने कहा। स्वाभाविकता किसी बात का केवल इसलिए होना कि वह उस समय हो रही है या उसे करने वाला उसे कर रहा है के लिए उनके निकट कोई स्थान नहीं था। तभी जब वे आते तब बालक आतंक से एकाएक चुप हो जाते, खेल बंद हो जाता, पुस्तक आगे से हट जाती, पैर सिमट जाते, कुर्सी या बिस्तर छूट जाता, क्योंकि कोई नहीं जानता था कब किस बात की मनाही हो जाएगी। उनके जाने अच्छी या बुरी, उचित या अनुचित कोई बात नहीं थी। बातें थी दो प्रकार की, एक जिनके लिए उनकी अनुमति है, दूसरी जिनके लिए अनुमति नहीं है। बस उसके आगे न तर्क था न बुद्धि। ये लड़के मेरे हैं, मेरे ही हैं, संतान नितांत मेरा अधिकार है इन पर, यह भाव उनमें सदा रहता था। कुछ इसी भावना से उन्होंने संतान का नाम एक उसके लिए विदेशी ढंग पर रखा था, जिसमें नाम के साथ पिता का नाम भी रहता है। शेखर को अपना पूरा नाम लिखना हो तो लिखना पड़ता था चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित या अंग्रेजी में CH पंडित। शेखर ने इस बात को इस रोशनी में उस दिन देखा जब उसने अपनी एक किताब पर, जिस पर उसने सहज भाव से अपना नाम चंद्रशेखर पंडित लिखा हुआ था, पाया कि पिता ने लाल रोशनाई से दोनों शब्दों के बीच भूल का चिन्ह लगाकर ऊपर लिखा है हरिदत्त, और एक बार फिर उसने अपने ही हाथ से तैयार किए हुए कविताओं के संग्रह पर, जिस पर उसने भावेश में किसी क्षण में लिख दिया था शेखर सन ऑफ नेचर, शेखर प्रकृति की संतान, नेचर शब्द के स्थान में लिखा हुआ पाया पंडित हरिदत्त। उस दिन तो उसे ऐसा लगा था कि पिता ने उसके एक पवित्र क्षण को भ्रष्ट कर दिया है और इस अत्याचार को सहने में असमर्थ उसने वह कापी फाड़ डाली थी। पता नहीं यह लड़कों के निमित्त से सिद्ध होते हुए अपने अभिमान के कारण था या लड़कों के विकास में निस्वार्थ लगन के कारण कि जब कभी किसी लड़के की कोई बात उसे पसंद आ जाती तब वे बहुत ही प्रसन्न होते थे, लड़के का जरूरत से अधिक सम्मान करते थे, सबके आगे उसकी प्रशंसा करते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे क्रुद्ध होने पर वे इसके विपरीत भावनाओं को अति की मात्रा पर पहुंचा देते थे। लेकिन जैसा कि जल्द भड़क उठने वाले लोगों का स्वभाव होता है, वे अत्यंत उदार थे। वैमनस्य कभी अधिक देर उनके मन में नहीं रहता था और वे लड़कों को खूब अच्छी तरह पीटकर 2 मिनट बाद यह कह सकते थे, कुछ हो, हमारे लड़के औरों से 1000 अच्छे हैं। यह एक बात थी जिस पर शेखर के माता पिता में बहुत बार झगड़ा होता था। शेखर की माँ का दृढ़ विश्वास था कि उसकी संतान संसार की सब संतान से गई बीती है। जब भी कोई बात लड़के करते उसकी आलोचना हो सकती हो, तभी वे यह कहने को तैयार रहती, लोगों के लड़के होते हैं, ऐसा करते हैं, वह ऐसा चाहे यह हो कि हंसते खेलते रहते हैं या आराम से बैठते हैं, सताते नहीं।
या कि सवेरे उठकर आप ही मुंह हाथ धोकर अपने काम में लगते हैं, या कि हर एक काम में आपोधापी नहीं डालते, जो काम जिसका होता है उसी को करने देते। पिता प्रतिवाद किया करते थे कि तुम तो ऐसे ही कहती रहती हो। तब वह और भी भड़क उठती थी, हाँ, आपको भी मुझे ही कहना आता है, उन्हें इतना बिगाड़ रखा है, आपको कुछ पता भी हो लड़कों का? आती तो आखिर मेरे सिर ही है ना। अमुक के लड़के देखे हैं। इसके बाद पड़ोस के सब कुटुंबों के लड़के गिना दिए जाते और बेचारे तीनों भाई और सस्ती देखते ही संसार में उसके अपनाने लायक कोई गुण ही नहीं बचा है। सब तो औरों के बच्चों ने हथिया लिए हैं। शेखर की माँ उजले कद की थी, स्थूलकाय, कुछ आलसी स्वभाव की, नीचा माथा, नाक से बहुत सटी हुई, कुछ बाहर उसकी उभरी हुई सी आंखें सीधी किंतु छोटी, नाक, ओठ सुंदर घड़े हुए, लेकिन मुंह कुछ बड़ा और कोनों पर कुछ ढीला सा, डोरी छोटी और पीछे हटती सी। सारे चेहरे में एक चंचल और वचाल सुघरता थी, जिसमें गांभीर्य और विशालता न होने से उसे सुंदरता नहीं कहा जा सकता था। और मुद्रा में, चाल ढाल में, सारे व्यक्तित्व में चारित्र और प्रवाह की कमी दिखती थी। माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, न पढ़ाई के लिए उसके मन में बहुत आदर था। वैसे तो स्त्रियां सभी कामकाजी और यथार्थवादी होती हैं, पर शेखर की माँ के मन में मस्तिष्क की अपेक्षा हाथों का आदर विशेष रूप से अधिक था। कोई व्यक्ति 3 सेकंड में बता सकता है कि 871 रुपये 13 आने में कितनी दमड़ियाँ हुई। यह उसके लिए उतनी आदर की बात नहीं थी जितनी यह कि कोई 4.25 आने में 3 प्राणियों की रोटी खिलाकर 2 पैसे बचा सकता है। माँ और पिता के विरोध का एक स्रोत यह भी था, माँ चाहती थी कि लड़के फुर्तीले, चालाक, टिटफिट हों, और पिता को इसमें एक ओछापन दिखता था। माँ को रुचता था कि लड़के इधर उधर मिले, हर एक की बात जाने, पता रखे कि फलाने को कितनी तनख्वाह मिलती है, फलाने के घर में क्या पका, फलाने की भौजाई का फुफेरा भाई क्या करता है। पिता कहते थे कि तुम किसी के घर मत जाओ, किसी से बात मत करो, और इस सब के तुमको क्या। कभी कभी माँ किसी को चोरी से पड़ोसी के घर भेजती थी कि अमुक काम तो कर आ, या अमुक बात तो पूछा, और कभी पिता को पता लग जाता तो लंबी चौड़ी जिरह करते थे कि क्यों गया था, क्या करने गया था, किससे पूछ कर गया था, नौकर नहीं जा सकता था। माँ उदार नहीं थी, वे क्रोधी नहीं थी, उन्हें आपे से बाहर किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी अपराध को वे कभी भूलती नहीं थी। उसके स्वभाव में इतनी विशालता ही न थी कि वे बड़ा क्रोध कर सके, इसलिए अनुकंपा भी उसकी बड़ी नहीं थी। पिता किसी दोषी पर भी क्रुद्ध होकर बाद में सुलह करते थे। माँ स्वयं गलत होने पर भी यह प्रकट नहीं होने देती थी, और जिसे डांटा होता था उस पर अपनी अप्रसन्नता बनाए रखती थी। माँ के लिए अकारों का महत्व बहुत था। कभी बालकों को संध्या और पूजा पाठ की शिक्षा दी गई थी, तब पिता ने धीरे धीरे यह देखकर कि उस अवस्था में उनके लिए उसमें ध्यान लगाना असंभव है, अंत में उन्हें बाध्य करना छोड़ दिया था। बहुत क्रुद्ध होकर कहा था, यदि मन से नहीं कर सकते तो क्या फायदा है, मत किया करो। और लड़कों के इस बात को मानकर पूजा छोड़ देने पर दोबारा उनसे नहीं कहा था। तब माँ ही थी जिन्होंने उन्हें बाध्य किया था कि वे भी नियम से आसन लगाकर पूजा के स्थान पर बैठे जाया करें और पूजा की क्रियाएं पूरी किया करें। पिता आवेश में अत्याई थे, माँ आवेश की कमी के कारण निर्दय। पिता का क्रोध जब बरस जाता था तब शेखर जानता था हम फिर सखा हैं। माँ जब कुछ नहीं कहती थी उसे लगता था कि वह मीठी आंच पर पकाया जा रहा है, और इन दो भिन्न प्रकृतियों के मेल और संघर्ष से उत्पन्न हुई थी 6 संतान, सरस्वती, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, शेखर, रविदत्त और चंद्र। यही उस संघर्ष के फल थे और यही उसके विकास के क्रीड़ा स्थल भी।
जीवन वैचित्र का दूसरा नाम है। जिनके जीवन एक रूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं, उनके जीवन में भी इतनी घटनाएं हुई होंगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी न रहे। लेकिन तब जब हर एक को लिखना आता हो। हमने कॉलेजों में पढ़ा है कि आजकल कितनी कहानियाँ इसलिए बनती हैं कि उसके लिए सामग्री आसानी से मिल जाती है। मैं अब भी कल्पना में देख सकता हूँ हमारे दुबले पतले अंग्रेजी के प्रोफेसर मोटे सिंह के फ्रेम की ऐनक के पीछे अपनी मेढक की सी आंखें फैलाए बोलने में मुंह की अपेक्षा नाक का अधिक प्रयोग करते हुए कह रहे हैं, तुम में से प्रत्येक के जीवन में कम से कम एक महत्वपूर्ण घटना हुई होगी जो औरों से अलग विशिष्ट खड़ी रहती है, और इसलिए तुम में से प्रत्येक कम से कम एक अच्छी गल्प लिख सकता है। इतनी विराट, इतनी विशिष्ट, इतनी सनसनीदार जीवनियाँ कम होती लोगों की होती है कि उनसे अच्छा उपन्यास बन सके। लेकिन मुझे जान पड़ता है मेरे जीवन की जो भी घटना मेरे सामने आती है वह मेरी है, मौलिक है, अपने में संपूर्ण एक कहानी है और मेरा सारा जीवन बढ़िया उपन्यास। शायद मुझे ही को ऐसा जान पड़ता हो अपने जीवन के प्रति मेरा मोह उसे इतना विशिष्ट बनाता हो। लेकिन साथ ही मैं यह भी देखता हूँ कि वह इतना विशिष्ट, इतना एकांत मेरा भी नहीं है कि दूसरे उससे रुचि न रख सके। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मानव के समष्टिगत जीवन का भी इतना अंश है कि समष्टि उसे समझ सके और उसमें अपने जीवन का एक झलक पा सके। मेरे जीवन में भी व्यक्ति और टाइप का वह अविशेष घोल है जिसके बिना कला नहीं है और जिसके बिना फलता उपन्यास नहीं है। बिल्कुल संभव है कि ऐसी सामग्री पाकर भी मैं उपन्यास न बना पाऊँ, लेकिन मेरा उद्देश्य उपन्यास लिखना कब है। मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब उसे वैसे देना है जैसे देकर वह फिर मुझे मिलेगा नहीं। बिल्कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यह अब शेखर नहीं है, यह मैं हूँ, कलाकार बनने का इच्छुक कवि यश प्रार्थी शेखर समाप्त हो गया है। अब वह बचा है जो मैं हूँ, जो फांसी चढ़ेगा, और जो मैं है जिसमें मैं कहता हूँ और कहकर अर्थ नहीं समझता कि मैं क्या हूँ। लोग प्रायः भूल ही जाते हैं कि उसके जीवन क्या रहे, तभी समाज अपने लिए असंभव पाता है कि विधान करे। लोग माता पिता वे हैं जो बच्चों को स्वयं प्राप्त लोगों की तरह रहना सिखाए। इस एक भावना ने यौवन का जितना अपघात किया है उतना शायद ही किसी और कानून या प्रथा या विधान ने किया हो। अपनी संतान को स्वयं प्राप्त लोगों सा बर्ताव सिखाते समय वे भूल जाते हैं कि उनके अपने जीवन क्या थे, कि वे भी कभी बच्चे थे। उनमें भी बच्चों का निष्पाप शरारत थी कि बच्चों का कोई दोष है तो यही कि वे इतने भोले, इतने अछूते, इतने स्वच्छ निष्पाप हैं कि वे अपने माता पिता को अपने कपट पर लज्जित कर देते हैं। यदि माता पिता अपना बचपन याद भर रख सकते तो उनकी संतान और वे स्वयं कितने सुखी होते। माता पिता प्रायः समझते हैं कि बचपन बड़े सुख का समय है क्योंकि वह उत्तरदायित्व शून्य है, और यह विचार उनके हाथों बचपन के प्रति कितने अन्याय करवाता है। इसी विचार के कारण वे बहुधा मनाया करते हैं काश कि वे दिन फिर आ जाते। यदि कभी कुछ दिन के लिए उनकी इच्छा पूरी की जा सकती तो एक बड़ा उपदेश सबक सीख कर आते। कभी तो विवश पूछना पड़ता है कि वे आखिर बच्चों को समझते क्या हैं। जहाँ एक ओर वे कहते हैं कि बच्चे सब बदमाश और पाजी होते हैं, वहाँ दूसरी ओर वह ऐसा भी बर्ताव करते हैं मानो बच्चे मिट्टी के लौंदे से अधिक कुछ न हो। बच्चों के सामने ऐसी हरकतें करते हैं जो यदि वे बच्चे को तनिक भी समझे तो कल्पना में लाते भी लज्जित होते। किसने नहीं सुना, अरे किसके सामने कहने से क्या हर्ज है, यह तो बच्चा है। अरे
उसे क्या पता, वह तो बच्ची है। उत्तरदायित्व शून्य बच्चे की निष्कपटता का उत्तरदायित्व कितना बड़ा है। वे भला क्या समझे। वे कोमल अविकसित मस्तिष्क अपनी कोमलता के कारण ही अधिक भयंकर होते हैं। हम लोग पक्की सड़क पर चलते हैं तब हमारे पाँवों की छाप नहीं पड़ती, लेकिन जब गीली मिट्टी पर, धूल पर, रेत पर चलते हैं तब पैर बहुत गहरा धंस जाता है। पक्की सड़क पर पानी बह जाता है, कच्ची सड़क पर जहाँ जहाँ धंसे हुए पैरों के गड्ढे बने होते हैं वहाँ कीच बनती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये पन्ने मेरे पिता तक पहुँच सकते। अपने पुत्र का हृदय इस प्रकार सुख हुआ देखकर उन पर क्या बीतती। उन असंख्य घटनाओं को जिनमें अपने पुत्र के हृदय को न समझकर, जिनके द्वारा उन्होंने उसके चिथड़े करके उसे अपने ही दूर ढकेला था, वे कैसे देखते। और उन घटनाओं को जिनमें पुत्र पुत्र होने का कारण पिता के पितृत्व को समझने में असमर्थ होता था और दुख देता और पाता था। और माँ, वह माँ जो उसे एक बोझ और एक ही भी कटीला बोझ मात समझती थी। अच्छा ही है कि वे नहीं देखेंगे उन्हें। मैं तो अब संसार से अलग हो गया हूँ। मैं कौन हूँ जो उसमें किसी भी व्यक्ति का सुख छीनूं। करोड़ों वर्षों से मानव की एक ही चेष्टा रही है कि या तो सुख पाले या उसकी कामना को खो दे, और इन दोनों में ही वह असफल रहा है। शेखर अपने पिता का उपासक था। प्राय लोग संतान पर माँ के प्रभाव की बात कहा करते हैं। बहुतों का विश्वास है कि सभी असाधारण व्यक्तियों पर उसकी माँ का प्रभाव रहा है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, पुत्रों पर माँ का प्रभाव पुत्रियों पर पिता के प्रभाव की तरह नकारात्मक होता है। वह स्थिरता देता है, उत्थान में भी उतना ही बाधक होता है जितना कि पतन में। यूँ कहना चाहिए, माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर, समानता की ओर जाते हैं, और पिता की ओर आकृष्ट पुत्र, माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। पहली श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, समान स्त्रियां जिनमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणतया प्रसन्न और संतुष्ट हैं, जो जीते हैं, रहते हैं और मर जाते हैं। दूसरी में मिलेंगे प्रतिभावान लेखक और कवि, देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पतित से पतित, मानवता के प्रेत, अच्छे या बुरे। उनके लिए साधारणता नहीं है, वे सुलग नहीं सकते, फट ही सकते हैं। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? शेखर साधारण नहीं था और वह अपने पिता का उपासक था। धीरे धीरे पिता को भी जान पड़ने लगा कि गांधीवाद शेखर के हृदय में घर करता जा रहा है। एक दिन शेखर को बुलाकर पूछा, तुम हर वक्त गांधी का नाम क्यों चिल्लाते रहते हो? मैं गांधी को मानता हूँ, मैं उनके बताए पथ पर चलूँगा। पिता ने हंसकर कहा, उस पथ पर चलोगे? गांधी की शिक्षा तुमने समझी भी है? कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो क्या करोगे? शेखर ने बिना हिचकिचाहट के कहा, दूसरा गाल आगे कर दूंगा। उद्धत शेखर के मुंह से यह सुनकर पिता गंभीर हो गए। बोले, जाओ खेलो, इन समय बातों की अभी तुम्हें क्या पड़ी है? मेरे बड़े होगे तो कुछ करना, सब करना, अभी पहले खेल में रहो। यह नुक्शा शेखर ने कई बार सुना है और वह जानता है कि उसके पीछे सदा कोई उलझन या असमर्थता छिपी होती है, लेकिन यह भी जानता है कि इसके आगे कुछ कहना बेकार है। एक दिन पिता के एक मित्र आए, बैरिस्टर थे, खूब भड़कीले कपड़े पहनते थे, बहुत फूले हुए पहाड़ी चूहे से दिखते थे और भारतीय कला के पारखी होने का दावा करते थे। साथ में उनका लड़का और ऊंची फ्राक पहने लड़की भी थी। परस्पर सामना होते ही जिस क्षण में दोनों बच्चों ने कहा गुड इवनिंग, उसी क्षण में शेखर भुन गया। वह कुछ बोला नहीं, उन्हें अपने साथ बगीचे में ले गया और पहले पालतू खरगोश दिखाने लगा। बैरिस्टर साहब पिता के साथ चले गए, लेकिन वे कुछ ही मिनट के लिए आए थे। शेखर और दोनों भाई बहन खरगोश में खेलने लगे ही थे कि वे उतर आए। गांधीवादी शेखर द्वार तक सबको छोड़ने चला। द्वार पर पहुंचकर उसने शुद्ध स्वदेशी ढंग से दोनों हाथ जोड़कर सिर कुछ झुकाकर कहा, नमस्ते।
लड़के ने कुछ मुस्कुराकर कहा, गुड नाइट डियर। शेखर को गांधीवाद भूल गया। उस मुस्कुराहट में जो अहनमनता थी वह उसे सह नहीं हुई, और वह अंतिम डियर, यह एक नामहीन जंतु मुझे डियर कहने का साहस करे। शेखर ने तड़प कर अंग्रेजी में कहा, यू डर्टी स्नोब, यो स्नेक, दम भी कमीना, और ऐसा ही बहुत कुछ, और एक तमाचा उसके मुख पर जड़ दिया। वह डरे हुए पिल्ले की तरह चीखने लगा। थोड़ी देर बाद शेखर भी पीटा और खूब पीटा, लेकिन वह मन ही मन कहता रहा, मैं कुत्ते का पिल्ला नहीं हूँ, मैं चूं चूं नहीं करता, और मार खा गया। पिता ने जिस दिन से शेखर की दूसरी गाल बढ़ा लेने की बात सुनी थी, उस दिन से जब कोई आया करता तब उसका प्रदर्शन किया करते थे। मित्रों के सामने बुलाकर उससे पूछते, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो क्या करोगे? और उसका उत्तर सुनकर सब लोग हंसते। तब उन्हें जाने की अनुमति मिल जाती। कुछ तो वे उसका प्रदर्शन ही करना चाहते थे, कुछ शायद उन्हें यह भी आशा थी कि इस बात को बार बार दोहराने से शायद उसका अक्कड़पन कुछ कम हो जाए, उनमें कुछ नम्रता आ जाए। शेखर को पहले तो यह प्रदर्शन बहुत बुरा लगता था, पर धीरे धीरे इसके बारे में भी दार्शनिक का तटस्थ भाव स्थापित कर लिया था। वह आतर उत्तर देता और बिना किसी ओर देखे तुरंत लौट जाता, क्योंकि वह जानता था इससे आगे मेरी ज़रूरत नहीं है। मुझ में जो कुछ हुनर, जो करामात इन लोगों को देखनी थी, वह दिखाई जा चुकी है। एक दिन बैरिस्टर साहब फिर आए। अब की बार वे अकेले थे। उन्होंने शेखर को देखा नहीं। शेखर ने उनको नहीं देखा, ऊपर चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद शेखर की बुलाहट हुई। वह पिता के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। बैरिस्टर साहब की ओर उसने देखा भी नहीं। पिता ने पूछा, क्यों बेटा शेखर, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो क्या करोगे? शेखर ने देखा बैरिस्टर साहब की आंखें उस पर स्थिर है और मानो कह रही है, हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या उत्तर दोगे, फिर भी कहो। नहीं, इस पहाड़ी चूहे के सामने नहीं। वह जंतु है, प्रदर्शन के लिए है, लेकिन इसके सामने नहीं। पिता नहीं, मुझे बाध्य मत करो। पिता ने प्रश्न दोहराया, फिर विशेष शेखर के लिए धीमे स्वर में, जिसका सीधापन क्रोध को छिपाया नहीं था, कहा, बोलो गधे। शेखर ने पहाड़ी चूहे की ओर देखते हुए कहा, मैं उसके दोनों गालों पर लगाऊं। उसके स्वर में हिंसा थी, दृष्टि में रोष, मानो वे काल्पनिक दो थप्पड़ बैरिस्टर साहब के फूले गालों पर लगा रहा हो। लेकिन बात कहते ही उसने जो लंबी सांस ली, उनमें कितनी गहरी हताशा, कितना प्रगाढ़ नैराश्य था, वह किसने समझा। शेखर सीढ़ियाँ उतर गया। जहाँ काम उसने किया था उसके अनुरूप चाहिए था कि उसकी चाल में उद्धतता होती, लेकिन वह ऐसे उतरा जैसे वर्षों का थका हो, टूटा हुआ हो। अपने कमरे में जाकर शेखर ने अलमारी में से किताबें निकालकर नीचे गिरा दी और दबा हुआ अपना नाटक निकाला। क्षण भर सोचता रहा कि क्या करे। दरवाजे के बाहर खड़ी गऊ को देखकर उसके पास गया और नाटक की कॉपी उसकी मुंह बढ़ा दी। गऊ ने मुंह से उसे पकड़कर झपट कर शेखर के हाथ से छुड़ा लिया और अपनी बड़ी बड़ी भोली बेवकूफ़ आंखों से शेखर की ओर देखती हुई खा गई। शेखर आकर कमरे में बैठ गया और सामने की दीवार की ओर देखता हुआ रोने लगा, बिना आंसुओं के, बिना स्वर के, किंतु मानो सारे शरीर से। उसका सारा पिंजर यूं हिलने लगा। शाम हो गई। शेखर अभी वहीं बैठा था। उसका हिलता हुआ पिंजर शांत हो गया था। आंसू एक भी नहीं आया था और उसे पता नहीं था कि वह जीता है या मर गया है। निराशा इतनी बढ़ गई थी कि वह निराश नहीं रहा था, वह अनुभूति से परे चला गया था। सरस्वती बत्ती लेकर कमरे में आ रही थी। शेखर को वहाँ वैसे बैठा देखकर उसने बत्ती बाहर ही रख दी और पास आकर स्नेह से बोली, शेखर। शेखर ने नहीं सुना। सरस्वती ने उसके कंधे पर से धीरे से हाथ रखकर कहा, शेखर। उसने फिर भी नहीं सुना। सरस्वती ने एक उंगली से धीरे से उसकी ढोड़ी उठाते हुए कहा, बोलोगे नहीं शेखर?
क्रोध होता तो शेखर उसका हाथ झटक देता, लेकिन उसने मुंह ऊपर उठाने नहीं दिया और शून्य दृष्टि से सरस्वती की ओर देखा किया। उसने सरस्वती को नहीं देखा। सरस्वती ने एक बार फिर अनिश्चित से स्वर में कहा शेखर, और परे हट गई। कमरे के एक दूसरे कोने में जाकर निश्चल बैठ गई। बहुत देर तक कमरे के दो ओर दोनों बैठे रहे। ऊपर से आवाज़ आई, सरस्वती। वह नहीं हिली। आवाज़ फिर आई, फिर भी नहीं हिली। फिर आई और साथ आया, कहाँ मर गई है? शेखर ने कहा बहन। वह नहीं बोली। फिर कहा बहन। फिर उठकर पास आकर जाकर कहा बहन। नहीं बोलोगी बहन? गुस्से हो गई क्या? अब की नहीं बोलोगी तो मैं भी नहीं बोलूँगा, बोलो बहन। सरस्वती उठी और ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद शेखर भी उठा, मुंह धोकर ऊपर चला गया और रोटी खाने लगा। उस एक छोटी सी घटना में शेखर के भीतर क्या टूट गया था, और इस एक और भी घटना में किस चीज़ ने उसे बचा लिया कौन कहे। लेकिन गांधी जी गए और गांधीवाद भी गया, और शेखर के देवता उसके पिता भी फिर वहीं कभी नहीं हुए। मैं अपनी कोठरी के बाहर सुनी दीवार की ओर देख रहा हूँ। रोजेटी की कुछ पंक्तियाँ मेरे भीतर गूंज रही हैं। किसमें साहस की खोजे, अब किस भूल भुलैया में से रहस्यमय पथ खोजते हुए बढ़ते हैं मृत्यु के भटकते चरण। मृत्यु एक स्थिर कर देने वाली घटना, एक हल न होने वाली पहेली। जिसे दुख है, दर्द है, वे सदा मृत्यु मांगते रहते हैं, उसके लिए प्रार्थी होते हैं, लेकिन उसके लिए मृत्यु बड़ी भयंकर चीज़ होती है। वे उसके विचार से ही कांपते हैं। लेकिन मुझे लगता है मृत्यु एक ऑपरेशन है, जैसे दांत उखड़वा देना। कुर्सी पर बैठना पड़ता है, डॉक्टर एक झटका देता है, एक तीखा दर्द होता है और फिर शांति मिलती है, छुटकारा हो जाता है। मृत्यु भी वैसी ही है, लेकिन अच्छी ढाल निकलने पर रक्त बहता है और सूजन होता है। तब असमय में जीवन छीनने पर भी शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज़ है। यह बहुत बार सुनने में आता है कि जीने वही चाहता है जो मरना जानता है। यह नहीं सुना जाता कि जीवन सबसे अधिक प्यारा उसको होता है जो मरना जानता है। पर है यह भी ध्रुव सत्य, लोग समझते हैं कि जो जीवन को प्यार करते हैं वे मृत्यु से डरते हैं। बिल्कुल गलत। जो मृत्यु से डरते हैं वे जीवन से प्यार नहीं कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीवन में उन्हें क्षण भर भी शांति नहीं मिल सकती। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है। जो अपना प्यार कह सकते हैं उसका प्यार ओछा है। दी डेस्ल्यू टरी फीट ऑफ डेथ। मृत्यु के भटके हुए उदास पैर द्वार द्वार पर जाते हैं और यौवन मुरझा जाता है और जीवन घुल जाता है, और वेदना के अनंत एक नीरवता का क्षण आता है जिनमें उन श्याम पंखों की उड़ान का रव सुन पड़ता है जिन्हें देखना सो जाता है। हर कोई ऊँघता है और सो जाता है। हर व्यक्ति और हर वस्तु केवल एक तृप्त न होने वाली भूख, एक किसी चरम ध्येय की पागल मांग, यह मुक्ति का विवश आकर्षक यह नहीं बस होता। मृत्यु के पंख उस पर से बीत जाते हैं, लेकिन उसकी छाया उसे नहीं ग्रसती, वैसा ही उद्दीप्त छोड़ जाती है। मृत्यु के पंखों में बसा है अनंत निशीथ का अंधकार, लेकिन मुक्ति है एक असह्य दीप्तमान ज्वाला। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैं दीवारों से कहता हूँ, मैं शिक्षों से कहता हूँ, मैं हवा से कहता हूँ, मैं सुनने वाली न सुनती हुई हृदयहीन उपेक्षा से कहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। मैं जीवन को प्यार करता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। मैं घृणा के संसार से इतना कुचला गया हूँ कि प्यार मेरा अपरिचित हो गया है। लेकिन कल्पना की आँखों से जब देखता हूँ शिशिरकालीन फीकी चांदनी के
गेहूं के पके हुए खेत में से कोई स्वर अपने प्रीतम को बुलाता है। तब मेरे हृदय में कोई सुप्त प्रतिध्वनि जाकर जाकर कहती है, तुमने भी कभी प्यार पाया है? मैं पीड़ा से इतना घिरा हुआ हूँ कि आनंद मेरा अपरिचित हो गया है। लेकिन कल्पना की आंखों से जब अधियारे आकाश के पट पर दो उलझे हुए शरीरों का चित्र देखता हूँ, मैं पीड़ा से इतना घिरा हुआ हूँ कि आनंद मेरा अपरिचित हो गया है। लेकिन कल्पना की आंखों से अब अधियारे आकाश के पट पर दो उलझे हुए शरीरों का चित्र देखता हूँ। तब मेरे अंतरतम में भी कोई शब्दहीन स्वर मानो चौंक कर अपने आप को पा लेता है। तुमने भी कभी आनंद जाना है? प्रभात। पूर्व में एक दिव्य दीप्ति, घुलती हुई धुंध, शीतल समीर, हंसते हुए ओसकड़, मान करती हुई सी मालती, कलियां पागल गुंजार करते हुए भौरे जंगल पर होकर बस्ती की ओर उड़ते हुए असंख्य पंछी। मैं कल्पना में इन सबको देख सकता हूँ। अपनी कोठरी की नंगी दीवार पर बिखरे हुए लाल प्रकाश के एक चौकोर टुकड़े में मेरे लिए उतना ही बहुत है कि रात बीत गई है और मैं उस लाल टुकड़े को देख सकता हूँ। मैं उसी नींव पर स्वप्न खड़े करता हूँ। मालती फूल, उनका मधुर सौरभ, लेकिन कहाँ है नींव के बराबर सौरभ, वह सौरभ जिसे मैं भूल नहीं सकता, जो मुझ में परिव्याप्त है। नींव का स्वाद कटु है, गंध मधुर, ऐसा ही प्रेम है जिसका रंग सुंदर है और स्पर्श कठोर। लेकिन मुझे जीवन और प्रेम से क्या, जिसका परिणय मृत्यु की कठोर यथार्थता से होने वाला है। ईश्वर को और अपने जीवन को नास्ति कहकर शेखर मानो अपने चारों ओर के जीवन के लिए नंगा हो गया। मानो अपने किसी घोंघे में से बाहर निकल आया। प्रत्येक चोट, प्रत्येक झोंका, प्रत्येक आघात के लिए प्राप्य पृष्ठ वह मानो संसार का एक दर्शक मात्र हो। दर्शक भी नहीं, केवल एक छाप देने वाली, अंकित करने वाली मशीन। स्वयं उसमें कोई शक्ति नहीं रही थी। उसका कोई आवरण, कोई कवच, कोई बचाव नहीं था। और मानो उसमें अनुभूति नहीं थी, प्राण ही नहीं थे। वह मानो एक विराट आँख मात्र हो गया था, जो सब कुछ देखती जाती थी, सब कुछ स्वीकार करती जाती थी और कुछ भी प्रभावित नहीं होती थी। वह वास्तव में पूरी सच्चाई से वैसा हो गया कि कवि के शब्दों में, आई एम लाइक ए रेड थॉट which the spirit breathes I cometh and it goeth। मैं एक बांस की पोरी हूँ जिसमें मेरी आत्मा सांस फूलती है, वह आती है और चली जाती है। लेकिन उसके मस्तिष्क के किसी अंधेरे कोने में एक शार्टिंग दफ्तर था, जहाँ प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक वस्तु छटकर गलत होती, साथ और लेबिल पाती और ठीक ठिकाने रह जाती थी। आत्मा की सांस आती थी और चली जाती थी और अनछूती भूमि में नया बीज जड़ पकड़ रहा था। शेखर वैसा हो गया जिसे कि मायादी उन्हें कभी किसी को किसी बात का श्रेय देने का आदत होती, आदर्श संतान कहती। वह कभी ज़्यादा बात नहीं करता, कभी प्रश्न नहीं पूछता, भाजी कम हो जाने पर कभी नहीं मांगता, बिना शिकायत के सर्दी में भी ठंडे पानी में नहा लेता है, यथा समय पढ़ता है, बल्कि पढ़ाई के समय में तनिक भी देर हो जाने पर स्वस्ति को बुलाकर कहता है, बहन जी पढ़ाने का वक्त हो गया है। दोनों वक्त यथा नियम संध्या करते बैठता है। संक्षेप में ऐसे रहता है कि माँ को ऐसा लगे उसके 5 ही संतान हैं, शेखर की देखरेख उसे करनी ही न पड़े। शेखर मानो जीवन के स्लेट पर से धूल से या गलत लिखे गए अक्षर की तरह अपने को मिटा देना चाहता था। लेकिन कितनी बातें थी जो वह जानना चाहता था और पूछने से रह जाता था। कभी कोई प्रश्न उसके ओठों पर आ जाता था, तब वह दांत पीसता था, फिर भी वश न चलने पर ओठ काटता था, यहाँ तक कि खून बह आता था और प्रश्न नहीं पूछा जाता था। कभी पिता उसे ओठ चबाते देखते तो मना करते, और जब बहुत कहने पर भी उस पर असर न
होता न देखते तब क्रुद्ध होकर कहते, अच्छा फिर मैं ठीक कर दूं, और चुटकी से भरकर उसका ओठ मसल डालते थे। वह मन में समझता था जैसे पीड़ा हुई ही नहीं, लेकिन उसके बाद वह पिता की ओर ऐसी आंखों से देखता था मानो उन्हें पहचानता न हो। पहले तो यह कि माँ क्यों कभी कभी सबसे अलग जा बैठती है, रसोई में नहीं आती, अलग बर्तनों में खाना खाती है, और कोई उसके पास जाता है और तो कोई जाता ही नहीं, प्राय शेखर के छोटे भाई ही जाते हैं, तो कहती है मेरे पास मत आओ, जाओ खेलो, सो सब क्यों। पता नहीं किसने शेखर को बताया था कि वे बीमार होती है, लेकिन शेखर बीमारी के लक्षण तो देखता नहीं। और फिर 2-4 दिन बाद एक दिन सवेरे उठकर शेखर देखता है माँ नहा धोकर रसोई में बैठी है और काम कर रही है। यदि कल रात तक बीमार थी तो सवेरे क्या हो गया। दूसरे एक की शेखर को याद आ रहा है, ऐसी बात अब बहुत दिन से नहीं हुई, लेकिन अब जैसे माँ कुछ बीमार जान पड़ने लगी है, उसका मुंह पीला पड़ गया है और वे काम बहुत कम करती है, प्रायः ढीली सी और कुछ उदास रहती है। तीसरे यह कि एक दिन उसने सहज ही सरस्वती से कहा, सरस्वती माँ बीमार है क्या। तो सरस्वती ने ऐसी तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे चली गई। वह पूछेगा नहीं उसे क्या, लेकिन वह जानना चाहता है क्यों, और भी वह बहुत कुछ जानना चाहता है। फिर कमरे में माँ प्राय रहती है, उसमें एक अलमारी है जिसमें ताला लगा रहता है। शेखर ने माँ को कभी कभी उसे खोलते देखा है। उसके निचले खाने में वे अपने गहने इत्यादि रखा करती है, और कभी कभी बिस्कुट के डिब्बे, गुलकंद, च्यवनप्राश का डिब्बा और अन्य ऐसी चीज़ जो लड़कों से बचाने की है। लेकिन उसके ऊपर के 2 खानों में किताबें भरी पड़ी है। वे क्या हैं जब घर भर से किताबें बिखरी पड़ी हैं, अच्छी से अच्छी बहुमूल्य। जब एनसाइक्लोपीडिया पर खुली रहती है तब वे किताबें क्यों ऐसी संभाल कर रखी जाती हैं। वे अच्छी हैं तो क्यों नहीं उन्हें पढ़ने दी जाती, बुरी है तो क्यों रखी गई है। और शेखर कहाँ से आया, कैसे आया, उसे वे दिन याद आए जब चंद्र का जन्म हुआ था। उसने माँ से पूछा था, माँ यह कहाँ से आया, और माँ ने बताया था कि दाई ने ला कर दिया था। लेकिन जब उसने दाई से पूछा था कि वह उसे इतना छोटा क्यों लाई, कुछ और बड़ा लाती, तब उसने उत्तर दिया था, मैं नहीं लाई, वह जो डॉक्टर आया था वही अपने बैग में रख कर लाया था। उस बैग में इतने बड़ा आ ही नहीं सकता। तब शेखर ने दोनों पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन वह चुप रह गया था। उसके काफ़ी दिन बाद जब उसने पहले पहल अंडे में से चिड़िया का बच्चा निकलते देखा था, तब उसे निश्चय हो गया था कि माँ उससे झूठ बोली है। और माँ को आजमाने के लिए वह उसके पास गया और पूछा था, माँ डॉक्टर चिड़ियों के पास भी जाते हैं। माँ उसका प्रश्न समझी नहीं, बोली नहीं तो क्यों। तब चिड़ियों के बच्चे कहाँ से आते हैं, अंडों में से निकलते हैं। यहाँ तक तो माँ सच बोल रही है। शेखर ने फिर कुछ अधिक आशा से पूछा, और अंडे कहाँ से आते हैं, ईश्वर भेज देता है। फिर वही दीवार, ज्ञान के पथ में सबसे बड़ा विघ्न ईश्वर। तब उसने बहन से पूछा था, ईश्वर अंडे कैसे देता है, बारिश के साथ बरसा देता है होगा। लेकिन थोड़े दिन बाद शेखर जान गया कि यह भी गलत है, बारिश सब जगह एक सी होती है, तब अंडे क्यों अलग अलग घोंसलों में और तरह के होते हैं। और एक दिन उसने एक घोंसला देखा जो खाली था, दूसरे दिन उसमें अंडे थे, और बीच की रात में बारिश नहीं हुई थी। शेखर समझ गया था कि सब लोग उससे झूठ बोलते हैं, और वह जानना चाहता था। एक कमरा अलग कर दिया गया, साफ किया गया, गोबर से लीपा गया, खिड़कियां बंद कर दी गई, और माँ उसमें चली गई। एक दाई आकर उसके पास रहने लगी, और सब लोगों को वहाँ आने जाने की मनाही हो गई। चंद्र के जन्म की बात याद करके इन लक्षणों से शेखर ने जान लिया कि दाई या डॉक्टर या कोई और शक्ति उसके परिवार पर एक बार फिर कृपा दृष्टि करने वाली है, और वह डॉक्टर के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात में एकाएक शेखर चौंक कर जागा। वह नहीं समझ सका कि वह क्यों जागा, लेकिन उसे ऐसा लगा अवश्य कुछ हुआ है। वातावरण में किसी दबाव की भनक उसे मिली। वह उठकर बैठ गया।
चारों ओर देखने लगा। उसने पाया उसके साथ वाली चारपाई खाली है। सरस्वती वहाँ नहीं है। वह चारपाई से उतरा और दूसरे कमरे में गया जहाँ पिता सोते थे। पिता वहाँ नहीं थे। निचली मंजिल में प्रकाश था। न जाने क्यों शेखर को साहस नहीं हुआ कि वह नीचे जाकर देखे। पहले कभी ऐसी बात हुई होती तो वह अवश्य में नीचे जाकर देखता, लेकिन अब नहीं। अब वह बूझ जाना चाहता है, दिखना नहीं चाहता। कोई उससे पूछे कि वह क्या करने आया, इसका उत्तर देना तो क्या, वह प्रश्न सुनने का भी साहस उसमें नहीं रहा। अपन आप में उसका विश्वास टूट गया हुआ है, लेकिन जिज्ञासा, वह चिढ़े हुए चिल्ले की तरह तना हुआ खड़ा रह गया। एक बड़ी तीखी भेदक किंतु फिर भी निर्मल और जैसे झुलाई हुई सी चीख। शेखर ने जान लिया कि जिस किसी शक्ति का भी वह काम था, उसने शेखर को धोखा दे दिया है और उसके प्रश्न का उत्तर अब भी नहीं है। सीढ़ियों पर सरस्वती के पैर की आहट हुई। सरस्वती ने डर नहीं था, फिर भी शेखर का दिल धड़क उठा। वह भागकर चारपाई पर जाकर लेट गया। सरस्वती आई, चारपाई पर बैठ गई, पांव समेटकर, घुटने भुजाओं से घेर कर, घुटनों पर ठोड़ी टेक कर। शेखर नहीं रह सका। उसने पूछा, क्या हुआ? मानो अभी जागा हो। सरस्वती चौंक गई, फिर बोली, शेखर, तुम्हारी एक और बहन हो गई है। बहन? बहनें भी होती हैं? शेखर ने पूछा, तुम्हारे जैसी? दूर पागल, अभी तो इतनी छोटी है, पिद्दी सी, जब बड़ी होगी। शेखर ने बड़े गंभीर स्वर से में कहा, सरस्वती। सरस्वती विस्मित होकर बोली, क्या है? शेखर ने अभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाया था। जो मैं पूछूंगा बताओगी? छूट मत बताना, चाहे बताना मत। सरस्वती ने कुछ संदिग्ध स्वर से कहा, क्या? शेखर ने बड़े प्रयास से कह पाया, बच्चे कैसे आते हैं? सरस्वती ने सहसा कोई उत्तर नहीं दिया। प्रतीक्षा करते करते शेखर के भीतर एकदम शब्दों की बाढ़ सी आ गई। बोला, दाई लाती है, डॉक्टर लाता है, शेखर देता है, ईश्वर देता है, यह सब मैं सुन चुका हूँ। यह मत बताना, यह सब झूठ है, मुझे पता है। बताओ, अगर ऐसे आते हैं तो इतने छिपा छिपा कर क्यों आते हैं, और हमको क्यों नहीं आते? और कहती थी कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, उनको क्यों आए? उन्होंने वापस क्यों नहीं रह दिए? ईश्वर क्यों भेजता है? मैं बहन मांगा करता था तो भाई क्यों आया था? चिड़ियों के बच्चे अंडों में से निकलते हैं, मैंने आप देखे हैं। माँ अंडे तोड़कर निकालती है, अंडे कहाँ से आते हैं? तब बहन आई है, इतनी रात को क्यों आई? दिन में क्यों नहीं आई? और हमें वहाँ जाना क्यों नहीं मिलता? और सब लोग झूठ क्यों बोलते हैं? बताओ, तुम्हें पता है? फिर एकाएक लज्जित सा होकर वह चुप हो गई। इतनी लंबी स्पीच उसने शायद कभी नहीं दी थी। सरस्वती ने कुछ टालते हुए कहा, क्यों, ईश्वर नहीं भेजता? झूठ मत बोलो बहन। सरस्वती ने किसी तरह कहा, माँ के शरीर में से निकलते हैं। शेखर उठ बैठा। कहाँ से, कैसे, मुझे नहीं पता, कहकर मुँह सिर लपेट कर लेट गई। फिर शेखर ने बहुत बुलाया, उठकर जाकर हिलाया भी, लेकिन वह नहीं बोली, नहीं बोली। शेखर लेट गया और छत की ओर देखने लगा, और मानो अपने ही व्यक्तित्व के जोर से अपने को वहाँ छत पर टांग कर उससे कहने लगा, शेखर तू सोच, किसी से पूछ मत, तू सोच, तू बता, तू कहाँ से आया, कैसे आया? सवेरा हो गया और शेखर तब भी अपनी आंखों से उसे वहाँ स्थापित किए हुए छत पर टंगे अपने प्रतिरूप से वही प्रश्न पूछ रहा था। बच्चे माँ के शरीर में से निकलते हैं। सरस्वती ने झूठ नहीं कहा था, नहीं तो इतनी लज्जित न होती। इतने दुख और कष्ट और जलन के बाद यह बात शेखर के हाथ आई है। जो सच है, जो है और बस है, बदल नहीं सकती। बच्चे माँ के शरीर में से निकलते हैं, लेकिन इसके आगे एक दीवार, जिसकी एक एक ईंट ने है ईश्वर और समाज और कुटुंब और माँ बाप और परंपरा, और जिसे जोड़कर एक रखने वाला सिरमट है डर। और इस दीवार के आगे में जो भी स्त्री जाती है, शेखर उसकी ओर देखता है और सोचता है इसके शरीर में भी कहीं छिपे होंगे, लेकिन कहाँ। शेखर चोरी करने लगा। अब तक शेखर के लिए यह संभव नहीं था कि छिपा कर कोई बुरा काम करे, क्योंकि जब वह अकेला होता था तभी उसके कर्मों पर उसकी अपनी आत्मा का नियंत्रण सबसे अधिक होता था।
पर अब वह ऊपर की दृष्टि से शरीफ, ईश्वर और भला मानस, संस्कृत और भला मानस होने लगा, जिसे कहते हैं हमारा बेटा तो बेटिया जैसा है, और भीतर ही भीतर कहीं गिरने लगा। उसे उत्तरदायित्व के काम मिलने लगे। पहले जहाँ एक छोटा सा काम पाकर वह इतना प्रसन्न होता था, इतनी लगन से उसे करता था कि वह बहुधा बिगड़ भी जाता था, वहाँ वह प्रत्येक ऐसे अवसर पर यही सोचता था कि कैसे छिपे छिपे नुकसान कर सकता हूँ। उसे कभी संदूक की चाबी दी जाती तो कुछ 1 पैसे निकाल लेता, इसलिए नहीं कि उसे चाहिए, केवल इसलिए कि चाबी उसके पास है और वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। रात को उसे कहा जाता था कि ईश्वर और प्रभुदत्त के मास्टर को वे उन दिनों परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, दूध दे आए, तो वह रास्ते में 1-2 घूंट पी लेता था। इसलिए नहीं कि घर में उसे दूध नहीं मिलता, इसलिए कि वह बिना किसी के देखे हुए बुरा काम कर सकता है। यहाँ तक कि वह कभी रसद के कमरे में जाता तो किसी बक्स के पीछे थोड़ा घी गिरा आता। ऐसी हर एक हरकत में मानो उसका मन कह रहा होता था, तुम मुझे अच्छा मत समझो, मैं अब भी बुरा हूँ, तुम बेवकूफ़ हो जो मुझे अच्छा कहते हो। इसमें मानो उसके अभिमान की पुष्टि होती थी, और ये सब काम छिपे ही रहते थे, और घर में उसका सम्मान बढ़ता जाता था। और ज्यों-ज्यों वह बढ़ता जाता था, त्यों-त्यों शेखर का पतन भी अधिकाधिक होता जा रहा था। उसे उस अलमारी की चाबी दी गई जिसमें किताबें बंद थी। बादाम या कुछ ऐसी चीज़ें निकालने के लिए उसे कहा गया था। उसने अलमारी खोली, 2-3 किताबें निकालकर अलमारी के नीचे ढकेल दी, बादाम निकाले और चाबी दे आया। बाद में मौका पाकर उसने वे किताबें उठाई और छिपकर पढ़ने लगा। रद्दी, गुलाबी या पीले कागज़ पर बड़े बड़े लखनऊ टाइप में छपे हुए उन किस्सों को पढ़कर शेखर सोचने लगा कि क्या है इसमें जो ये इतने सुरक्षित रखे जाते हैं। मालिन की बेटी, 2 जोरू का पति, बगदाद की बुढ़िया, 3.5 यार, 7.5 खून, सुंदरी डाकू, बैताल पचीसी, तोता मैना, सिंहासन बतीसी, तिलस्मी अंगूठी, मिस्र का जादू। 2-2, 3-3 करके शेखर ने सब किताबें देख डाली। इतनी रद्दी, इतनी भद्दी, इतनी बेहूदी थी वे कि शेखर का जी मिचला उठा। वह ऊब उठता, वे उससे पढ़ी नहीं जाती, फिर भी केवल इसलिए कि वे मना थी। उन्हें पढ़कर शेखर बुरा काम कर रहा था। वह उसने पढ़ना जाता था और उसने सब पढ़ डाली। और कितना सुख होता था उसे जब वह मन ही मन माँ को संबोधन करके कहता, तुम बड़ा अच्छा, बड़ा भोला समझती हो ना मुझे, मैं बदमाश हूँ, बिगड़ा हुआ हूँ, और मैंने ये सब किताबें पढ़ डाली है जो तुमने बचा कर रखी हुई है। शेखर चुगलखोर हो गया। जब कभी किसी भाई से कोई छोटी सी गलती हो जाती तो शेखर भागा हुआ माँ के पास जाता और कहता, मामा ने यह कर दिया है देखो। तो कभी अकारण भी किसी की शिकायत कर देता और तब उसे फटकार खाते या पीटते देखकर मन ही मन कहता, ठीक है, अच्छा पीटना ही चाहिए, मैं बुरा हूँ, मुझे सब मानते हैं, मेरा आदर होता है, तुम अच्छे क्यों हो। और जब भाई कभी उसकी ओर आशंका या अविश्वास की दृष्टि से देखते तो उसे लगता, हाँ मैं भी कुछ हूँ। एक सीढ़ी और शेखर भद्दी तुकबंदी भी करने लगा। अश्लील नहीं थी, अश्लीलता से कभी शेखर का परिचय नहीं हुआ था, केवल भद्दी थी, विभत्स सी। उसे वह किसी के सामने पढ़ नहीं सकता था। कभी एकांत पाकर जोर जोर से बोला करता था और ऐसे अवसरों पर वह हवा को गालियां भी दिया करता था, कुछ ऐसी जिसका वह अर्थ भी नहीं जानता था, लेकिन जो उसने सुनी थी और जिसके बारे में उसे मालूम था कि उसे कहने बुरी बात है। अच्छे या बुरे होने का शेखर के लिए कोई महत्व नहीं रह गया था। उसके लिए बड़ी बात यह थी कि वह कुछ जो सही और जो वह अनुभव करे कि वह कुछ है, इस विश्वास का सहारा उसके लिए बहुत जरूरी हो गया था। चंद के फेंके हुए पत्थरों के से मकान के बाहर 2 फूलों के गमले टूट गए। तब वह भोला भाला भागा हुआ माँ के पास गया और हाँफता हुआ बोला,
माँ माँ मैंने गमले नहीं तोड़े। माँ ने पूछा कौन से गमले? मैंने नहीं तोड़े वे। तभी शेखर भी पहुंचा। माँ वे जो बाहर गमले थे ना, नीले फूलों के, जो पिताजी ने दफ्तर से मंगाए थे, वे चंद ने पत्थर मारकर तोड़ दिए हैं। चंद ने कहा माँ मैं पहले कह चुका हूँ कि मैंने नहीं तोड़े। मानो पहले कही जाने के कारण उसकी बात अधिक मान्य हो। शेखर मुड़कर बाहर जाने लगा, कुछ ऐसे भाव से कि मैंने अपना कर्तव्य कर दिया है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। माँ ने चंद से पूछा झूठ बोलता है? चल देखूं कौन से गमले तोड़े हैं तूने, और उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए बाहर चली। चंद काफ़ी पिट चुका था। माँ ने जाने क्या क्या धमकियाँ दी थी उसे कि वह कह दे कि गमले उसी ने तोड़े, पर वह नहीं कहता था। यह माँ को सह नहीं था कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन ऐसे हो। उसका मत था कि अगर इसने नहीं भी तोड़ी तब भी इसे स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि मेरा निर्णय है, इसी ने तोड़े हैं। शेखर कुछ दूर पर बैठा हुआ सामने किताब रखे हुए यह दृश्य देख रहा था और उसे विस्मय हो रहा था उस माँ पर जिसके चेहरे पर क्रोध नहीं है, वाणी में रोष नहीं है, किंतु जो बच्चे को पीटती जा रही है और जिसके लिए यह इज्जत का सवाल हो रहा है कि बच्चा कह दे जो वह कहलाना चाहती है। बच्चे क्रुद्ध माता पिता से पीटते हैं तब पीट लेते हैं, उसकी आत्मा पर आघात नहीं पहुंचता, लेकिन बिना क्रोध के निर्मम दुरस्त से भाव से पीट कर उसके मानसिक क्षेत्र में सदा के लिए एक दरार सी फट जाती है। इस बात तब शेखर भी नहीं जानता था, उसकी माँ भी नहीं जानती थी, पर इससे उसकी सच्चाई कम नहीं हो गई थी। माँ ने पुकारा सरस्वती, चिमटे में एक अंगार तो लाना। सरस्वती ले आई। माँ ने चिमटा हाथ में पकड़कर कहा बोलो सच, नहीं तो मैं रख दूंगा जवान पर, सच बोल रहा हूँ। और शेखर सोच रहा है क्या माँ सचमुच अंगार रख देगी? विश्वास तो नहीं होता, लेकिन वह क्रोधहीन निर्गुण मुख कह मैंने तोड़े थे गमले, मैंने नहीं तोड़े। माँ ने एक हाथ में चंद का जबड़ा चबाकर मुँह खोला और अंगारा बहुत पास लाती हुई बोली कह। सरस्वती खड़ी थी, यद्यपि उधर नहीं देख रही थी। अंगारा चंद के इतना पास था कि उसका ताप उसे लग रहा था और उसका सिर ऐसे हिल रहा था जैसे मिर्गी के रोगी का कभी कभी हिला करता है। माँ उसका जबड़ा दबाए हुए थी और मुंह खुला था, अंगारे की प्रतीक्षा में था। विश्वास बच्चों की चीज़ है, दिखावट और सच्चाई में भेद करना यह बड़ों का अधिकार है। शेखर को एकाएक विश्वास हो आया। कह। शेखर तड़प कर उठा, एक हाथ में माँ को धक्का दिया, दूसरे से चिमटे को थप्पड़ मारकर दूर गिरा दिया और रूखे स्वर से चंद से बोला चल यहाँ से। और उसके मन में हुआ शाबाश चंद, डूब मर शेखर। शायद माँ को कुछ हुआ, वह कुछ बोली नहीं, शेखर को भी कुछ नहीं कहा, भीतर चली गई, बात खत्म हो गई। आधे घंटे बाद शेखर अपने को पढ़ाई में लगाने की चेष्टा कर रहा था। कलम हाथ में लिए हुए कापी के ऊपर एक लाइन लिखी हुई देखते हुए उसे ही दोबारा लिखने का यत्न कर रहा था, पर मन में उसके गूंज रही थी बातें और आंखों के आगे थे कई एक खुले हुए मुंह, कभी चंद के, कभी शेखर के, कभी माँ के, और उसके बहुत पास कई एक जलते हुए अंगारे। जब शेखर सोचता था वह चंद का मुंह, तब एकाएक मुंह बदलकर माँ का हो जाता था, और वह सोचता था माँ तो शेखर का हो जाता था। और सर्वत्र सरस्वती खड़ी थी, मुंह फेरे उधर न देखने की चेष्टा करते हुए, और कानों में कह शाबाश चंद, डूब मर। सच कह रहा हूँ, बिना किसी कम के, बिना संबंध के लौट कर आते थे। वैसे शेखर लिखाई कर रहा था। चंद ने आकर कहा कलम दो। शेखर ने जाग से कर कहा लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। दो, मुझे लिखना है। दूसरी ले लो। नहीं, यही लेनी है। दो, ठहर के ले लेना, मुझे लिख देने दो। चंद ने सरस्वती के पास शिकायत की, बहन जी भैया कलम नहीं देता। सरस्वती पढ़ रही थी, उसने बिना किताब से दृष्टि हटाए ही कहा शेखर दे दे कलम। चंद ने फिर आकर कहा दो। शेखर ने कुछ झुचला कर कहा कह तो दिया, लिख लेने दो। चंद ने वहीं से पुकार कर कहा देखिए बहन जी देता नहीं है। सरस्वती ने वैसे ही कहा दे दो शेखर, मेरा सिर मत खाओ। शेखर ने कहा मैंने कहा है अभी लिख कर दे देता हूँ, मानता नहीं है, और आप भी मुझी को डांट रही हैं। पर सरस्वती पढ़ने में लग गई थी और चंद माँ के पास शिकायत करने चला गया।
था। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। माँ ने कहीं भीतर से चिल्लाकर कहा, शेखर दे दे उसे कलम। शेखर कहने लगा, माँ मैंने उसे कहा है। माँ लपक कर आई, क्या? मैंने उससे कहा है कि मैं कुछ नहीं जानती, पहले उसे कलम दे दे। मैं माँ ने अपने मुंह पर एक उसके मुंह पर एक चपत लगाकर कहा, देता है कि नहीं? माँ ने प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं कहती हूँ पहले उसे कलम दे दे, फिर मेरी बात सुनूंगी। तब शेखर ने भी प्रत्येक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं नहीं देता। माँ ने तड़ातड़ 2-4 थप्पड़ उसके लगा दिए और बोली, अभी उसकी हिमायत करने आया था। अब शेखर को मन ही मन लगा कि यह बात उसका पक्ष दृढ़ करती है, लेकिन वह सुनता कौन था। मैं कहाँ वह कलम है, कहाँ वह कलम? चंद ने फुर्ती से कहा, भैया के हाथ में दबाई हुई है। माँ उसकी मुट्ठी खोलने की कोशिश करने लगी। असफल होकर उन्होंने शेखर का हाथ मेज पर रखा और उसे अपने घूंसे से फिर पट्टी के सिरे से मारने लगी। वह नहीं खुला, लेकिन उसकी पीड़ा और उसकी विश्वसता पर क्रोध शेखर से नहीं सहा गया। उसने कहा, नहीं दूंगा, कह दिया नहीं दूंगा, चाहे जान से मार डालो। माँ ने एकाएक उसका हाथ छोड़ दिया और भौचक उसकी ओर देखने लगी। उसके स्वर में उस एक शब्द जान में कुछ था कि वे लज्जित हो गई। चंद की बाह पकड़कर ले जाती हुई बोली, या मैं तुझे नई कलम देती हूँ। शेखर उठकर बाहर चला गया। सारा दिन सड़क पर बेमालिक के कुत्ते की तरह भटका किया। शाम को थका हुआ सा घर आया ही था कि पिता ने कहा, क्यों बे, जान देने का बहुत शौक है? शेखर ने निष्प्राण स्वर से कहा, हाँ है, और आगे चला गया। पिता देखते रह गए। शेखर ने खाना नहीं खाया, न किसी ने उससे पूछा है। रात हुई, सब सो गए। तब वह भी थका हुआ सा चारपाई पर लेट गया और अंधकार को फाड़ने की चेष्टा करता रहा। उसके सिरहाने की ओर कहीं से अनिश्चित सा स्वर आया, शेखर, और स्वस्ति उसकी चारपाई के सिरे पर बैठ गई। शेखर ने उसकी गोद में सिर रख दिया। तब आंसू आए। स्वस्ति ने उसका सिर उठाकर बहुत धीरे से तकिए पर रखा। वह सो गया था। रात को शेखर ने एक स्वप्न देखा, एक विस्तीर्ण मरुस्थल, दोपहर की कड़कड़ाती हुई धूप। शेखर एक ऊंट पर सवार उस मरुस्थल को चीरता हुआ भागा जा रहा है। सवेरे से या कि पिछली रात से वह वैसे भागा जा रहा है और उसके पीछे कोई आ रहा है। शेखर को नहीं मालूम कि कौन, लेकिन वह जानता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और कभी वह मुड़कर देखता है तो पीछे बहुत से ऊँटों के पैरों से उड़ी धूल उसे दिखती है। तीसरा पहर, धूप कम नहीं हुई और भी तीखी हो गई चांद पड़ती है और शेखर भागता जा रहा है और पीछे वह कुछ भी बढ़ा आ रहा है। एकाएक सामने सेब के वृक्षों का बाग, जिसके चारों ओर मिट्टी की ऊंची बाढ़ लगी हुई है, जिसमें कहीं कहीं बीले हैं और कहीं कहीं आयरिस जैसा कोई पौधा है। शेखर ऊंट पर से उतरकर बाढ़ पार करके बाग में घुस आया जाता है। बाग में वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, इतने अधिक लदे हैं कि सारी जमीन पर भी फूल बिछे हैं और वह बिल्कुल शुभ्र हो रही है। शेखर थकी सांस लेकर एक पेड़ के नीचे फूलों की सया पर लेटता है और सो जाता है। संध्या, सारा आकाश आरक्त हो गया है। प्रतिबिंबित लाली से भूमि भी लाल जान पड़ रही है और सेब के वृक्ष मानो जंगली गुलाब के हो गए हैं। प्रत्येक फूल ऐसा सुंदर लालिम हो गया है। शेखर उठ बैठा है। खतरे का आतंक उस पर फिर छा गया है। वह जानता है कि उस कुछ ने वह बाग घेर लिया है और उसमें प्रवेश करने की ताक में है और उसके ऊँटों के पैरों में उड़ी धूल चारों ओर छाई हुई है। उससे आकाश भरा जा रहा है। शेखर उठकर एक ओर भागता है, बाग में से निकल जाता है। पथरीला रास्ता, चढ़ाई शेखर चढ़ता जा रहा है। यह कुछ पीछे रह गया है, लेकिन शेखर को बहुत आगे जाना है, बहुत आगे, किसी खोज में। यद्यपि वह नहीं जानता कि किस वस्तु की खोज। संध्या घनी हो जाती है। शेखर अब भी चला जा रहा है। वह प्यासा है पर पानी नहीं दिखता नहीं। हाँ, दूर कहीं जैसे झरने का रव हो रहा है। एक चट्टान के ऊपर चढ़कर शेखर आगे देखता है और एकाएक रुक जाता है। सामने नीचे
गहराता हुआ एक पहाड़ी झरना वह बह रहा है, शुभ्र स्वच्छ निर्मल। शेखर घुटने टेक कर बैठता है और हाथ टेक कर उछल कर सिर नीचे लटकाता है, जैसे वन पशु पानी पीने के लिए करते हैं, पर पानी बहुत नीचे है और वह उस तक पहुंचता नहीं। उसके हाथ पर सरस्वती का हाथ है, वह भी उसके पास उसी तरह घुटने टेके बैठी है। देवी अभी तक वहाँ नहीं थी और दोनों प्यासी आंखों से पानी की ओर देख रहे हैं। शेखर देखता है पानी के मध्य में प्रवाह से किसी प्रकार भी प्रभावित न होता हुआ पतले से नाल पर एक अकेला फूल खड़ा है, बहुत बड़ा, लिपटी हुई एक ही बड़ी सफ़ेद पत्ती, जिसके बीचों बीच में एक तपे सोने से वड़ की एक डंडी है। और देखते देखते एक दिव्य शांति उसके ऊपर छा जाती है और वह जानता है कि यही है जिसे खोजने वह आया था, जिसके लिए वह भाग रहा था। और वह शांति इतनी मधुर है कि शेखर को रोमांच हो आता है। वह दबाकर सरस्वती का हाथ पकड़ लेता है। वह जाग पड़ा। स्वप्न इतना सजीव, इतना यथार्थ था कि शेखर ने हाथ बढ़ाया कि सरस्वती का हाथ पकड़े, वह उसने नहीं पाया। तब वह चारपाई पर उठ बैठा, इधर उधर देखा, उठकर सरस्वती की चारपाई के पास गया। वह सोई हुई थी। शेखर ने उसका मुख देखने की चेष्टा की पर देख नहीं सका, लौट आया। एक संतुष्टि सांस लेकर लेट गया और फौरन निस्वप्न नींद में अचेत हो गया। इसी के साथ दूसरा अंक समाप्त होता है।